Students, in the previous class we have also read about the federalism and what is federalism and how India makes a federal country. So many points we have also cleared. Today we will read how is federalism practiced. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. Let us look at some of the major ways in which this happened. You know, we are studying अबाउट द फेडरलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न्स होते हैं वो आवश्यक होते हैं किसी भी फेडरलिज्म को सफल बनाने के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है ना, ये पर्याप्त नहीं होते हैं। जो फेडरल एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे भारत में जो फेडरल का एक एक्सपेरिमेंट रहा वो काफ़ी सफल हुआ है, ठीक है। और ये जो है क्योंकि हमारे संविधान में कोई क्लियरली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है, और जो रियल सक्सेस होता है फेडरलिज्म का जो कि भारत में हुआ है उसके कई अनेक एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें कि अगर हम देखें एक डिपेंड ये करता है कि वहाँ किस प्रकार का जो है फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, उसका नेचर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का नेचर क्या रहा है। तो हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिक्स होता है वो कैसा होता है, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। ये इंश्योर भी करता है कि फेडरलिज्म की स्पिरिट को इंश्योर करता है, डाइवर्सिटी को इंश्योर करता है, ठीक है, और जिससे कि लोग साथ साथ रह सकें, क्योंकि हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, ठीक है, या वो क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो अगर हम देखें तो जोग्राफिकल बेसिस पर हो। तो ऐसी बहुत सारी विविधताएं हमारे देश के समाज में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के देश के अंदर एक संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए इस प्रकार की एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को प्रमोट करता है। तो ये सब कैसे हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स की चर्चा करेंगे, है ना, भाषाई राज्य। क्योंकि हमारे देश में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो भाषा के आधार पर शुरू हुआ। सबसे पहले अगर आप देखें 1956 में आंध्र प्रदेश बना, जो भाषा के आधार पर जिसका गठन हुआ था। बाद में और भी स्टेट्स बने हैं, चाहे वो तमिलनाडु रहा हो, ठीक है, चाहे अगर आप देखें महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स का जो है निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है, क्योंकि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि श्री रामुलु के बारे में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था आंध्र प्रदेश के अंदर, और आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य बनाने के लिए। बाद में उनकी अनशन करते हुए मृत्यु हो गई थी, तो फिर जो है आंध्र प्रदेश का गठन उनकी मृत्यु के बाद हुआ, और राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, और उसके माध्यम से जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1956 में, ठीक है। जब भी हम भारत के पॉलिटिकल मैप को देखते हैं तो वहाँ से हम अगर यात्रा शुरू करें, जर्नी शुरू करते हैं, तो 1947 से लेकर के और अभी 2020 तक अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा आश्चर्य भी होगा कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारे जो पुराने जो राज्य थे उनको वैनिश भी किया गया है, ठीक है। बहुत सारे नए जो है राज्य जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है, और उनका जो है जैसे एरिया है, बाउंड्री है और स्टेट्स हैं, उनके नाम भी परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय हमारा देश जो है अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। प्रोविंसेस भी थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें डिवाइडेड था। 562 रियासतें हुआ करती थी भारत में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों को भारतीय संघ में विलय करवाया था। 1947 में जो बाउंड्रीज थी वो अनेक पुराने जो राज्य थे भारत के अंदर उनमें काफ़ी परिवर्तन आया है और नए राज्यों का गठन हुआ है। और ये
किया गया और ये इंश्योर भी किया गया है कि जो लोग जो भाषा बोलते हैं या सेम लैंग्वेज बोलते हैं और उसी क्षेत्र में निवास करते हैं एक स्टेट के अंदर, तो ऐसे स्टेट्स को जो है क्रिएट किया गया था नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेसिस ऑन कल्चर, है ना। तो कुछ राज्यों का निर्माण जो है वो भाषा के आधार पर हुआ, कुछ ऐसे राज्य थे जिनका निर्माण जो है जोग्राफिकली कल्चर अगर हम देखें जोग्राफिकली बेसिस पर हुआ, कल्चर के बेसिस पर हुआ है। उसमें नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है। तो ये भारत का अगर आप पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। तो ये जो 28 राज्य हैं इनमें से जैसे मैंने कहा कुछ भाषा के आधार पर बने हैं बाद में, और कुछ जो है भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भी उनका निर्माण हुआ है। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. जब ये डिमांड उठाई गई थी नए स्टेट्स की बनाने की भाषा के आधार पर, तो कुछ जो राष्ट्रीय नेता थे, लीडर्स थे, वो डर गए थे, है ना। उनको डर लगा कि कहीं जो है हमारा जो हमने एक यूनाइटेड जो कंट्री बनाया है उसका बंटवारा ना हो जाए, क्योंकि 1947 से पहले जो अंग्रेज़ों ने पॉलिसीज़ अपनाई थी कि अलग अलग राज्यों में जो है मतभेद पैदा करके उनको डिवाइड किया था, तो वही इस प्रकार से जो है फिर से ऐसी स्थिति हमारे सामने ना आए, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये डिमांड कर रहे थे उनको दबाने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस रहा लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, उनको फॉर्म करने का जो एक्सपीरियंस रहा है वास्तव में देश के अंदर, उसने और ज़्यादा हमारी समाज को यूनाइट किया है और उसको एक तरीके से एकत्रित किया है, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या बनाया है, ईजियर बनाया है, आसान बनाया है। क्योंकि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर, या अगर हम कहें भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, तो जब छोटे छोटे जब राज्य बनते हैं तो वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी आसान हो जाता है। बड़े राज्यों में प्रशासनिक दृष्टि से जो है स्थिति अच्छी नहीं होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो इतनी बेहतर नहीं है। जब आप हरियाणा का चर्चा करेंगे या उत्तराखंड का चर्चा करेंगे या झारखंड का चर्चा करेंगे, जो छोटे छोटे राज्य बने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कि जब जो छोटे राज्य होते हैं वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती है। बड़े राज्यों में जो है प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं हो पाती है। अब हम लैंग्वेज पॉलिसी की चर्चा करेंगे, भाषा की नीति। तो भाषा की नीति की अगर हम बात करते हैं तो जिस समय हमारे देश का जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 लैंग्वेजेस को स्थान दिया गया है। इसमें हिंदी भी सम्मिलित है और हिंदी के अलावा करीब 21 अन्य जो भाषाएं हैं उनको जो है संविधान में स्थान दिया गया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में करीब 40% लोग ही हिंदी बोलते थे उस समय, है ना। तो 40% लोग जब हिंदी बोलते थे तो हिंदी को ही कार्यालयी भाषा बनाया गया था, हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। लेकिन 40% जो लोग हिंदी बोलते थे उनकी वो क्या थी, मातृभाषा थी हिंदी। क्योंकि भारत की पूरी आबादी जो 100% थी, ज़्यादातर 60% क्षेत्र या तो वहाँ रीजनल लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है ना, या फिर इंग्लिश का प्रभुत्व वहाँ पर रहा। जैसे हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादातर क्या रहा, इंग्लिश का ज़्यादा प्रभुत्व रहा है। तो 1965 तक जो है हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया और इंग्लिश को जो है जब हटाने का प्रयास किया गया, तो क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही उस समय तक ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी 1965 तक, तो फिर सरकार ने सोचा कि इंग्लिश को हमें हटाना चाहिए, तो उसका विरोध हुआ और सबसे ज़्यादा विरोध हुआ साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पर जो है ज़्यादा उसका प्रदर्शन हुए, हिंसा ही हुई। जब वो उसने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया तो सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े और दोनों इंग्लिश को भी फिर कंटिन्यू रखा गया, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही कार्यालयी भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जारी रखा गया है। तो जब हम भाषा के आधार पर बात करते हैं
तो एक ऑफिशियल जो पॉलिसी बनाई भारतीय सरकार ने, भारत की सरकार ने, क्योंकि देश के अंदर जितने भी, अगर आप एक उदाहरण के तौर पर देखें तो देश के अंदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग जो स्टेट्स हैं, जैसे मैंने बताया भाषा के आधार पर जिन स्टेट्स का निर्माण हुआ है, तो वहाँ के जो रीजनल जो लैंग्वेज होती है उनमें भी उनका क्या होता है, मीडियम होता है। जैसे बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, तो रीजनल लैंग्वेज को भी उसमें क्या दिया गया है, प्रेफरेंस दिया गया है, जिससे कि हमारी जो यूनिटी और डाइवर्सिटी है उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सके और प्रमोट किया जा सके। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया, और अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग हिंदी बोलते थे या हिंदी के अलावा और भी जो रीजनल लैंग्वेज को यूज़ करते थे, तो उससे जो पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई देती है, और उन्होंने इस प्रकार की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ऐसा प्रयोग किया था, क्योंकि वो जानते थे कि श्रीलंका के अंदर भाषा के आधार पर ही क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। तो हमें लोगों के बीच में भाषा के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, है ना, इसलिए उसको रोकने के लिए जो है उन्होंने इस प्रकार के प्रयास किए थे। अब हम चर्चा करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस के। ये केंद्र राज्य संबंध होते हैं। तो केंद्र राज्य जब संबंध की बात आती है तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो फेडरल स्ट्रक्चर ही होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब हम फेडरलिज्म की चर्चा करते हैं तो केंद्र की कुछ शक्तियाँ जब राज्य सरकारों को दी जाती हैं तो वही तो फेडरलिज्म होता है। क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, जहाँ पर मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी एक से अधिक स्तर की जब सरकार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब उसको रीस्ट्रक्चर किया गया सेंटर स्टेट रिलेशंस के रूप में, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं फेडरलिज्म में, अगर आप देखें तो उसको मजबूत बनाया गया। फेडरलिज्म के माध्यम से ही सरकारों के बीच में जो है सत्ता का बंटवारा भी हुआ है, क्योंकि जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। अभी क्या है, कुछ पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो लोकल लेवल पर भी हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट पढ़ा, स्टेट लिस्ट पढ़ा, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, उनकी पावर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और ये हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर, ठीक है ना। जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, वहाँ पे जो है उनको लिस्ट के बेसिस पर उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स निर्धारित किए गए हैं कि किस विषय के ऊपर किस सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ अगर हम बात करें तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के पास जो शक्तियाँ होती हैं वो उनका उपयोग कर सकती है और दोनों ऑटोनोमस होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को स्थिर अगर करने का प्रयास करती है तो उसमें जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर कर सकता है, और जुडिशरी के सामने अगर मामला जाता है तो वो निर्धारित करता है कि सेंट्रल ने सही किया है या स्टेट ने सही किया है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कई ऐसे स्टेट हैं, जैसे राजस्थान का भी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया गया। कुछ एमएलए जो थे वो रिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है, और बाद में जो है फिर दोबारा से उसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी जो पहले वहाँ पर विद्यमान थी। जैसे वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भाजपा की सरकार है। कई बार क्या होता है कि दोनों अगर स्टेट और सेंटर में एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन दोनों अगर मान लीजिए राइवल पार्टीज़ होती हैं, कांग्रेस की अगर मान लीजिए राजस्थान में है और सेंट्रल में जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, है ना, अपने पावर का दुरुपयोग ना करे, तो उसके लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है। और भी बहुत सारे परिवर्तन महत्वपूर्ण हुए हैं 1990 के बाद। अगर हम देखें तो ये जो पीरियड रहा उसमें ये देखा गया है कि जो कुछ रीजनल पार्टीज़ थी, उन्होंने बहुत सारे स्टेट में रीजनल पार्टीज़ होती हैं देश के अंदर, तो उन सब ने मिलकर के जो है एक कॉलिशन गवर्नमेंट का दौर रहा, उस दौरान गठबंधन सरकारों का दौर रहा, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उस समय मेजॉरिटी नहीं मिलती थी लोकसभा के अंदर। तो जो रीजनल पार्टी हैं उन्होंने मिलकर के जो है सरकारों का गठन किया। तो चाहे अगर आप देखेंगे वो देवेगौड़ा की सरकार रही हो, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही हो, तो ऐसी भी सरकारें इस देश में बनी हैं जो रीजनल पार्टीज़ के फ्रंट वाली सरकार रही हैं, तो उनको कॉलिशन गवर्नमेंट कहा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है, और उनकी जब सरकार सबसे पहले बनी थी 1996 में, तो उनकी कॉलिशन गवर्नमेंट थी। फिर 1998 में दोबारा जब इलेक्शंस हुए तो फिर उनकी कॉलिशन गवर्नमेंट बनी। फिर 1999 में भी कॉलिशन गवर्नमेंट का निर्माण हुआ था।
तो गठबंधन सरकार उन सरकारों को कहा जाता है जहां पर एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के आपस में समन्वय करते हैं और जो है फिर एक सरकार का निर्माण करते हैं। तो कॉलिशन गवर्नमेंट का दौर रहा, वो भी एक नया ही कल्चर था जिसमें पावर को शेयर करने का एक अलग तरीका था और स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी को काफ़ी रेस्पेक्ट भी किया गया। और ये जो ट्रेंड था, इस ट्रेंड में अगर आप देखें तो काफ़ी सपोर्ट मिला। मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वॉज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, अगर कहीं पर भी किसी दूसरे की शक्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक जुडिशियल सिस्टम है। और जुडिशियल सिस्टम में जो चाहे वो हाई कोर्ट हो या वो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसको ये राइट होता है वो उनके मामलों की सुनवाई करता है। जैसे मैंने पिछले सेक्शन में भी आपको बताया था कि जहाँ सेंटर और स्टेट रिलेशंस का कोई मैटर होता है तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही होता है, तो उनमें वो सुनवाई करते हैं, ये जितने भी जुडिशियल मैटर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है उसको एक बार स्टडी कर लेंगे कि हमारे देश के अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 22 ऐसी भाषाएं हैं जो कि संविधान में जो है इनका उल्लेख किया गया है। और सेंसस के अनुसार देखें तो 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं, है ना, 121 भाषाएं हैं। अलग अलग बोलियां भी होती हैं, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स, कितने % लोग जो है कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है ना। तो इसको एक बार स्टडी कर लेंगे। फिर अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, है ना, यानी भारत में विकेंद्रीकरण इसको कहते हैं कि भारत में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो कैसे हुआ है। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको भी एक बार प्रॉपर स्टडी कर लेंगे कि इसमें जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के क्या होता है और शेड्यूल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, उसमें असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ठीक है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, है ना, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना। तो इनके कितने % लोग हैं जो इन भाषाओं का उपयोग करते हैं। ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं जो हमारे संविधान के अंदर इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। ये 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान में, ठीक है। तो इसको एक बार स्टडी कर लेंगे और पढ़ लेंगे। फिर आप देखें, रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम एन आर्टिकल बाई नोटेड हिस्टोरियंस रामचंद्र गुहा दैट अपीयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन November 1, 2006। तो रामचंद्र गुहा जी बहुत बड़े इतिहासकार हैं इंडिया के, ठीक है। उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को, उसके बारे में इसमें दिया गया है। और इसको थोड़ा पढ़ेंगे आप डीपली तो आप मुझे समझाएंगे या खुद समझने का ये प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में ये किससे संदर्भित है, ठीक है ना। द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन was implemented exactly 50 years ago on November 1956. This in own the time and own way has also transformed the political and institutions life of the nation. Gandhi and other leaders promised their followers that when freedom came, the new nation would be based on a new set of provinces, these based on the principles of language. However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. ओके, तो इसके बारे में एक बार स्टडी कर लेंगे और अलग अलग जो है उन्होंने कुछ कोटेशंस दिए हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, ओके।